हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जो भी पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ रखी हैं लेक्चर नंबर 4 में। आज हमारा एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 5 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और रह जाएंगे और फिर कुछ इसके बाद होंगे आपके इसके प्रॉब्लम शीट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन किसका रिएक्शन? अल्कली मेटल का एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल का। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, अल्कली मेटल हाइड्राइड पहले हम बात करेंगे। अल्कली मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। जितने भी अल्कली मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? इतना टेम्परेचर पर। लेकिन जो लिथियम है वो और एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। बात समझ में आ गई बेटा? नॉर्मल अल्कली मेटल लिथियम के अलावा जितने भी हैं वो इतने टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको लिथियम को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन के साथ तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये हाइड्राइड होंगे, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सबके सब क्या होंगे बेटा? ये सब आपके आयनिक नेचर के होंगे। क्लियर हो गई? हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जब आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता ही है। क्लियर हो गया तक बात? ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड आर बेसिक इन नेचर। ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्राइड हैं सब बेसिक नेचर के हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब तुम इसको वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पर ये आपको हाइड्रोक्साइड देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बात समझ में आ गई? दे गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर हो गई यहां तक बात? सिंपल सी बात थी। देखो बेटा ध्यान से, हमने यहां पर लिखा लिथियम। लिथियम का रिएक्ट करवाया हमने किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ हमें मिला लिथियम हाइड्राइड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे आप ध्यान से देखें, हमने लिया सोडियम, सोडियम को रिएक्ट करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ। क्या मिला बेटा हमें यहाँ पर? NaH। यहाँ हमें मिला सोडियम हाइड्राइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सोडियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, तुमने क्या करा बेटा? तुमने हाइड्राइड को वाटर में डाला। जैसे ही तुमने हाइड्राइड को वाटर में डाला, हाइड्राइड कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्साइड और रिलीज कर दी हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया। अब ये बहुत हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो तुम यहाँ से। ऐसे ही आपने क्या लिया? इसको वाटर में डाला। तो जब तुमने इसको वाटर में डाला तो बेटा क्या बन गया? ये आपका ये बन गया NaOH। जी हाँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जितने भी हाइड्राइड थे सब बेसिक थे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने LiH, ये लिखा बेटा हमने यहाँ पर NaH, यहाँ लिखा KH, अब हमने लिखा यहाँ पर RBH और यहाँ लिखा बेटा हमने CSH। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि सब आयनिक हैं क्या? हाँ, सब आयनिक हैं। अब ये बताओ ज्यादा आयनिक कौन सा है इसके अंदर? हमें पता है, टॉप से बॉटम आएंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? जल्दी बोलो। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। और यहाँ पर आपका हो गया बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। तो आयनिक नेचर भी इंक्रीज, आयनिक नेचर भी इंक्रीज, और यहाँ पर आपका बेसिक नेचर भी इंक्रीज। बेसिक नेचर भी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। सब आयनिक थे लेकिन सबसे ज़्यादा आयनिक ये था। सब बेसिक थे, सबसे ज़्यादा बेसिक ये था। आई बात समझ में? तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें बेटा, लिथियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फिलिंग मेट्रोलॉजिकल बलून। ये जो मेट्रोलॉजिकल बलून है इसमें हम लिथियम क्या यूज करते हैं बेटा? इसके अंदर हम इसमें हम यूज करते हैं लिथियम हाइड्राइड।
किसके लिए? हाइड्रोजन को जनरेट करवाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत, याद रखना। लिथियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फिलिंग मेट्रोलॉजिकल बलून्स। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जी हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जितने भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो देखिए आप लिथियम हाइड्राइड, जब भी आप लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा LiCl। तो ये बन गया आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जब तुम इसके साथ इसको रिएक्ट कर दोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बन गया सोडियम मिथॉक्साइड। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक? तो ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड बन गया, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं ये सब और इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। ये आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो हाइड्रोजन का एडिशन कर दे। BCl3 है, BCl3 को आपने रिएक्ट करवाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है क्या? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। किसके अंदर? डाइबोरिन के अंदर। यहाँ Cl हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। ये भी क्या करेगा? Cl हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, PH3 बन गया, इसका नाम है फॉस्फीन। ऐसे ही भी क्या करेगा? Cl हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, सेलेन बन गया यहाँ पर ये। और देखिए आप, अगर यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पर आपके पास हेलो एल्केन है, आपने क्या लिया? यहाँ पर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा बेटा? ये यहाँ पर हटा के H लगा देगा। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास CH3Cl है और तुमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो बेटा ये Cl हटाएगा, Cl की जगह H लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये रिड्यूस कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट कहानी को आप देखें, हाइड्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी तक हमने क्या देखा था बेटा? अभी तक हमने देखा हाइड्राइड ऑफ अल्कली मेटल। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जी हाँ, सुने ध्यान से। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्राइड। सबके सब क्या करते हैं? आपका हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज बहुत अलग हैं, इसीलिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में इंक्लूड होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत अलग है इसकी। बेरिलियम के अलावा सब क्या करते हैं? आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। और ये जो बेरिलियम के हाइड्राइड होते हैं और जो मैग्नीशियम के हाइड्राइड होते हैं ये सब क्या होते हैं? कोवेलेंट। और इनके अलावा जितने भी हाइड्राइड हैं वो सब क्या होंगे? आयनिक। आपसे कहा जाए कैल्शियम हाइड्राइड, आयनिक। आपसे कहा गया बेरियम हाइड्राइड, वो भी आयनिक। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर मैंने बेटा मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ, क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मुझे मिलेगा MgH2, सबको पता है। अब तुम इसको पानी में डाल दो, पानी में डालते ही हाइड्राइड क्या देते हैं बेटा? ये देते हैं आपका हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हो गई बेटा? यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बन जाएगा? आपका H2। तो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड था। क्या था बेटा? ये था आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम यहाँ देखिए आप, कैल्शियम लिखा हमने, यहाँ पर लिखा हमने H2। क्या बनेगा जल्दी बोलो? ये बन गया कैल्शियम हाइड्राइड। इसको जैसे ही तुमने वाटर में डाला, वाटर में डालते ही यहाँ क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका H2O। और ये आपका लेबोरेटरी मेथड होता है हाइड्रोजन को जनरेट करवाने का। इसका नाम क्या था? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? कैल्शियम हाइड्राइड। और कॉमन नेम था इसका, क्या था कॉमन नेम? कॉमन नेम था हाइड्रोलिथ। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लकी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर एकदम, बहुत अच्छी बात। हाइड्रोलिथ इसका कॉमन नेम है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बात थी ये। सेम वही जो हमने अल्कली मेटल में देखा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे। बेरिलियम के अलावा बेरिलियम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। और फिर क्या करेंगे बेटा? फिर ये आपको वाटर में डिसॉल्व करने पर
हाइड्रोक्साइड देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब सुन लो, बेरिलियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी क्या कहा हमने आपसे ये कहा कि बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करके। देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिया BeCl2, BeCl2 को रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा BeH2 और ये बना देगा आपका LiCl, ये बना देगा AlCl3। हमें मतलब किससे था? इससे था। बात समझ में आ गई बेटा? अब सुनो ध्यान से, BeH2 एग्जिस्ट एज पॉलीमर, ये पॉलीमर में भी मिलता है मुझे, ये मुझे डाइमर की फॉर्म में भी मिलता है और ये मुझे मोनोमर की फॉर्म में भी मिलता है। अब सुन लो ध्यान से, ये पॉलीमर क्या बनाएगा और पॉलीमर की कहानी क्या बनेगी। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये है आपका बी। देखो बेटा मोनोमर क्या है? मोनोमर तो ये है, ये आपका मोनोमर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमर में BeH2 का मोनोमर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। जब 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। कहा जाए डाइमर, डाइमर कैसे बनेगा बेटा? डाइमर आपका बनेगा 1H, ये आपका डाइमर समझ लो, 1H आपका ये हो गया, ये आपका Be, 1H आपका ये हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर आपका ये दूसरा H था, यहाँ पर ये आपका एक H था, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका वैकेंट ऑर्बिटल। अब होगा क्या बेटा? ध्यान से समझें आप लोग। देखो यहाँ पर, अब ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेगा, ये। अब ये यहाँ भी बॉन्डेड होगा और यहाँ भी बॉन्डेड होगा, ऐसे ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा बेटा कि ये यहाँ भी बॉन्डेड होगा, यहाँ भी बॉन्डेड होगा। तो देखें आप ध्यान से, तो ये कहानी क्या है बेटा? कहानी कुछ ऐसी है, H, ये B, ये H, ये B, E, ये H, ये और ये H। अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया डाइमर। अब डाइमर की कहानी देख लो, अगर BeH2 डाइमर की फॉर्म में है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो याद रखना डाइमर में BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 एटम हैं, तो ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट है। ये बॉन्ड क्या है बेटा? कोवेलेंट। ये बॉन्ड भी क्या है आपका? कोवेलेंट। ये बॉन्ड कोवेलेंट है। अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, वैलेंसी 1 होती है। तो ये जो होगा ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये आपका ब्रिज वाला था, ब्रिज। ये जो बॉन्ड है आपका, ये है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर मतलब 3 न्यूक्लियस और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसको हम बोल देते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड। जी हाँ बिल्कुल, ये इसका शेप केले की तरह होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? बनाना बॉन्ड। तो याद रखो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज नोन एज बनाना बॉन्ड, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3C और 2E। तो अगर BeH2 डाइमेरिक फॉर्म में है तो इसके अंदर 2 क्या होंगे बेटा? 2 इसके अंदर होंगे आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 क्या होंगे आपके? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर BeH2 आपका मोनोमेरिक फॉर्म में है, मोनोमर है ये आपका, मोनोमर समझते हो बेटा? मोनोमर क्या होता है बेटा? मोनोमर मतलब जो अकेला मरे, जो अकेला मिले आपको, मोनोमर। अब 2 आपस में मर गए, 2 आपस में मिल गए, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डाइमर। ये हो गया आपका डाइमर। डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp2 था। 2 टाइप के बॉन्ड थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड थे। कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं बेटा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 आपके यहाँ बनाना बॉन्ड थे। बनाना बॉन्ड क्या था? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगली कहानी देखें बेटा, अब अगर ये आपको पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में कहानी कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर आपके बहुत सारे बनाना बॉन्ड भी होंगे। आपसे पूछा जाए कि पॉलीमेरिक फॉर्म में है, तो अब बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। BeH2 अगर आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में है बेटा, BeH2 अगर पॉलीमेरिक फॉर्म में है तो इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2, और इसमें जितने भी ब्रिज होंगे, सुन लो ध्यान से, जितने भी सब ब्रिज हैं,
ये क्या है बेटा आपके, ये है आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पर क्या है, बनाना बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपकी आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन जरूर याद रखना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजन, जब भी कोई मेटल हेलोजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा बेटा, जी हाँ वो बनाएगा आपका हलाइड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल की। द अल्कली मेटल कैन रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। ये आपका क्या था, अल्कली मेटल था। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आपके अल्कली मेटल हैं। अल्कली मेटल हेलोजन से रिएक्ट करेंगे, हेलोजन क्या होगा बेटा, F2, ये आपका हो जाएगा Cl2, ये हो जाएगा Br2, ये हो जाएगा I2। अल्कली मेटल किससे रिएक्ट करेंगे बेटा, हेलोजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे आपका हलाइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जितने भी हलाइड थे सब क्या थे, आयनिक थे। लिथियम हलाइड आर समवॉट कोवेलेंट, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे हलाइड आयनिक थे, लेकिन लिथियम के जो हलाइड हैं वो कुछ कोवेलेंट होते हैं ड्यू टू हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ Li+। क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा आपको। अमंग लिथियम हलाइड, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिथियम के जो हलाइड हैं वो समवॉट कोवेलेंट होते हैं। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है बेटा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो गया आपका लिथियम आयोडाइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, क्यों हो गया रीजन समझ लो। देखो बेटा ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका क्या, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो, इसकी तरफ डिस्ट्रॉट हो जाए, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये आपका हो गया डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, किसकी तरफ, बाई कैटाइन टूवर्ड जल्दी बोलो, टूवर्ड इट सेल्फ इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बेटा बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन, एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटाइन की तरफ शिफ्ट हो जाए, कैटाइन की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, सुन लो ध्यान से, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो आपका क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, पोलराइजेशन के। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, पढ़ी या नहीं पढ़ी फर्क ही नहीं पड़ता। अब सुन लो ध्यान से, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, तो जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब तुम कहोगे कि सर किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखो बेटा, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज ऑफ एनाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका साइज ऑफ कैटाइन। जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा उतना ही, जितना छोटा कैटाइन का साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। जितना बड़ा एनाइन का साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो बिल्कुल सही कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा LiX, हमने यहाँ लिखा बेटा NaX, हमने यहाँ लिखा KX, यहाँ क्या लिखे RbX, यहाँ लिखा हमने CSX। तो देखो हेलोजन सेम है यहाँ पर, लेकिन अल्कली मेटल चेंज हो रहा है। तो यहाँ मैंने क्या देखा, साइज ऑफ मेटल आयन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज। कैटाइन का साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। कैटाइन का साइज जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन जल्दी बोलो ना, पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, साइज इंक्रीज, पोलराइजेशन डिक्रीज तो क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर, जल्दी बोलो यार, कोवेलेंट करेक्टर भी डिक्रीज, और मतलब आयनिक करेक्टर क्या होगा आपका,
आयनिक करेक्टर इंक्रीज। तो इसीलिए हमने कहा कि लिथियम के जो हैलाइड है, जो आपके लिथियम के हैलाइड हैं बेटा, वो क्या होंगे आपके, वो उनके अंदर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ ही गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है क्या? चलो बेटा इसको नीचे रख दे रहे हैं, तुम समझ तो गए हो, नहीं है ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा आपका LIF, हमने यहाँ लिखा आपका LICL, ये लिखा हमने LIBr, ये लिखा हमने LII। अब ध्यान से देखो लिथियम तो सेम है सबके अंदर। हमने देखा साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज। और जब साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ क्या देखा बेटा हमने, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी क्या हो गया बेटा आपका, पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज। तो जल्दी बोलो, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट करेक्टर या नेचर एक ही बात है, इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होता है, लिथियम की कंपाउंड, और लिथियम में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जल्दी बोलो, सबसे ज़्यादा होगा आपका लिथियम आयोडाइड। बात समझ में आ गई बेटा? तो अल्कली मेटल की हैलाइड में जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होता है वो कौन सा होता है, लिथियम आयोडाइड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपके आ गई होगी। देख लो ध्यान से बेटा, हैलाइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात समझ में आ गई, कोई कलर नहीं होता इनका, कलरलेस होते हैं ये। क्रिस्टलाइन मतलब आयनिक सॉलिड होते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग, जब आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही होगा ना, समझ गए? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब अगर फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो बताओ सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फ्लोराइड का, उससे कम क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, देन आयोडाइड का। फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जनरली सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा FH। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, सना बेटा जल्दी बताएं आप, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? क्या कहा, नहीं पता? तो सुनो ध्यान से। जब भी आपका 1 मोल कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड कितना बनेगा, 1 मोल, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन एलिमेंट्री स्टेट, अपने एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए, मतलब जिस जो इनकी सबसे स्टेबल फॉर्म हो उसमें होने चाहिए ये। तो जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोबारा सुनो, जब भी 1 मोल कंपाउंड बने, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, और एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, तो जो एनर्जी का चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जब भी हैलाइड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो याद रखो फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो एक्सोथर्मिक भी होगा। बात समझ में आ गई? तो अब सिंपल क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा नीट में, मेंस में, या फिर एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसके बनने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किसके बनने से कम एनर्जी रिलीज होगी, और क्यों। तो बेटा सुन लो ध्यान से, सुनने वाली बात है अब बस। तो सुनो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल। फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, देखो फ्लोरीन है, यहाँ पर अल्कली मेटल चेंज हो रहा है। आप ध्यान से देख लो, आने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इसी साल आ जाए किसी कंपटीशन में। तो देखिए आप, अगर आप फ्लोराइड को कंपेयर करेंगे तो लिथियम फ्लोराइड में जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, डेल्टा HF मोस्ट नेगेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसमें होगी, LIF में। और फ्लोराइड में सबसे कम जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसमें होगी बेटा, CSF में। रीज़न क्या है, इसका साइज भी छोटा, इसका साइज भी छोटा, दोनों का साइज छोटा है, तो क्या होगा आपका, हाई लैटिस इंथैल्पी। हम जानते हैं लैटिस इंथैल्पी क्या होती है बेटा, लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके साइज ऑफ आयन, चाहे वो कैटाइन हो या एनाइन हो। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी यहाँ पर, उतनी ज़्यादा आपकी लैटिस इंथैल्पी, और जितनी ज़्यादा लैटिस इंथैल्पी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा HF इज लीस्ट ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये कोई डाउट तो किसी को नहीं है, अच्छी बात है। अब देखो, अगर मैंने हेलोजन चेंज कर दिया, कहानी बदल गई। अगर मैंने हेलोजन चेंज कर दिया
तो कहानी भी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? कहो सर यहाँ लैटिस एंथैल्पी क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही, लिथियम की जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं बेटा, वो कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट में एनर्जी हमेशा कम रिलीज होती है। कोवेलेंट में एनर्जी क्या होगी बेटा, कम रिलीज होगी। तो सुनो ध्यान से, इसका जो डेल्टा एच एफ है वो लीस्ट नेगेटिव होता है, सबसे कम एनर्जी इसमें रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई पोलराइजेशन एंड लेस आयनिक नेचर, लिथियम के जो हलाइड थे वो कोवेलेंट थे, कोवेलेंट कंपाउंड में एनर्जी कम रिलीज होती है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली अ वीक बॉन्ड। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से डेल्टा एच एफ लेस नेगेटिव होगी, और इसमें आपका मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनिक है। क्लियर हो गई बेटा तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो वहां डोमिनेट कर रहा था लैटिस एंथैल्पी क्योंकि वो सब आयनिक थे। यहाँ पर हमने क्या देखा, आयनिक नेचर की बेसिस पर देखा। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूँ सुन लो, अगर फ्लोराइड है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी इसकी है, इसकी सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि सबसे कम नेगेटिव होगी। और अगर कोई और से हैलाइड है आपके तो सबसे कम एनर्जी लिथियम वाले में रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि लिथियम की फ्लोराइड को हटा दो तो जर्नली जितने भी होते हैं वो सब कोवेलेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच एफ। क्लियर बेटा? अब इसको देखो ध्यान से। अब लिथियम के हम लेते हैं, हम जानते हैं ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट में सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। तो देख लो, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच एफ ड्यू टू आयनिक नेचर, लीस्ट नेगेटिव डेल्टा एच एफ डेल्टा एफ एच ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क देख लो। पहला रिमार्क क्या है बेटा, समझ लो ध्यान से, सुनने वाली बात है। एक्सेप्ट LiF, ऑल लिथियम हलाइड आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। बताया ही था आपको, लिथियम का फ्लोराइड तो आयनिक है और सब क्या है आपके, कोवेलेंट। और जब कोवेलेंट हैं तो ये सब सॉल्युबल हो जाएंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। लाइक एसीटोन में भी सॉल्युबल होगा, इथेनॉल में भी सॉल्युबल होगा, पिरिडीन में भी सॉल्युबल होगा। पूछ रहे कौन सा हलाइड हाईली सॉल्युबल है पिरिडीन के अंदर, तो लिथियम आयोडाइड। क्यों? क्योंकि लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। क्लियर हो गया तक बात? अब देखिए आप, ऑल हलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट LiF। लो भाई, कितना खतरनाक पॉइंट मिल गया। LiF देख रहे हो तुम, LiF पानी में सॉल्युबल नहीं है, CSF पानी में सॉल्युबल नहीं है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये सबसे ज्यादा आयनिक थे, तो इसको तो आपका सॉल्युबल होना चाहिए था, बट नहीं है। क्यों नहीं है वो समझ लो। वो इसीलिए नहीं है बेटा, LiF इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। अब इसकी जो बॉन्ड है इतना स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी है कि पानी में डालने पर वो ब्रेक ही नहीं हो पाता। और जब ब्रेक ही नहीं होगा इसके अंदर, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी कम है, लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो ब्रेक ही नहीं होगा, तो वो सॉल्युबल कैसे होगा? बात समझ में आ गई? LiF इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ दीज आयन। क्लियर हो गई? याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इस साल। ठीक है बेटा? नेक्स्ट आपका CSI इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। CSI आपका सीजियम आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी तुम पढ़ ही चुके हो। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी होती थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी थी बेटा? चार्ज की थी। चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी? साइज ऑफ आयन के। तो हम जानते हैं सीजियम का आयन बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। और कोई भी चीज सॉल्युबल कब होगी? जब हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी, जब हाइड्रेशन ज्यादा होगी आपकी किससे? लैटिस से। अब यहाँ पर हाइड्रेशन कम होती है साइज के बड़े होने की वजह से, इसीलिए ये भी सॉल्युबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो याद रखना, LiF सॉल्युबल नहीं है हाई लैटिस एनर्जी की वजह से, और आपका CSI सॉल्युबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट, अल्कली मेटल हलाइड एक्सेप्ट LiX आर एनहाइड्रस। सुन लो ध्यान से, अगर तुमने यहाँ पर लिखा NaCl, कभी तुम यहाँ पानी लिखा नहीं देखोगे। तुमने यहाँ लिखा KCl, कभी तुम यहाँ पानी लिखा नहीं देखोगे। ये सब क्या है बेटा आपके? ये सब एनहाइड्रस होते हैं, ये ऐसे मिलते ही नहीं है, अकेले मिलेंगे। NaCl हमेशा NaCl लिखा होगा, KCl हमेशा KCl लिखा होगा, .H2 नहीं होगा। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं,
लेकिन लिथियम के अलावा जितने भी अल्कली मेटल के हैलाइड हैं वो आपका एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? देखो नेक्स्ट, अल्कली मेटल हैलाइड रिएक्ट विद द हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर। अच्छा सुनो ध्यान से, हैलोजन से भी रिएक्ट करेंगे। ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ये आयोडीन से रिएक्ट करके आपका पॉली हैलाइड बना लेगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बेटा तक बात? और ये आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड से, देखो जैसे कि हमें पता है I2 होता है, Cl2 होता है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, एक ले लिया हमने, क्या एक लिया I, एक लिया Cl, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड। वो कंपाउंड जो दो डिफरेंट हैलोजन से मिलके बनता है उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो ये जो आपके अल्कली मेटल के हैलाइड होते हैं वो हैलोजन से भी रिएक्ट करते हैं और वो इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी रिएक्ट करते हैं टू गिव पॉली हैलाइड। अब इसमें देखो Br भी है, I भी है, Cl भी है, पॉली हैलाइड देते हैं। ये बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है बेटा? अच्छा देखो ये जो था ना KI3, इसमें K प्लस था और I3 माइनस पूरी एक आइन बन गई थी। क्यों बन गई थी? वो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ भी रखा है। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ देखो ध्यान से, नेक्स्ट कहानी आते हैं अब हम, रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद हैलोजन। अभी तक क्या देखा था हमने? अभी तक हमने अल्कली मेटल का रिएक्शन देखा था हैलोजन के साथ। बेटा हर बात को ध्यान से सुनो, अच्छे से पढ़ो, कंपटीशन बहुत करीब है, तो टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ें, याद करें, और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए मेन चीज़ है रिवीजन। तो अच्छे से रिवाइज करो, जो डाउट आए पूछो, कॉल पे पूछो, क्लास में पूछो, कैसे भी पूछो, लेकिन जो डाउट आए वो पूछो। लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, अच्छे से रिवाइज करो, सबके बारे में सोचो बेटा, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, टीचर के बारे में तुम सोचो, टीचर कितनी मेहनत करता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। तो तुम इस बात को ध्यान में रखो और बस अब फोकस हो जाओ पूरा पढ़ाई पे, अच्छे से पढ़ाई करें। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड। ठीक है बेटा, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं सब हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और हैलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? वो हैलाइड MX2। M क्या हो सकता है पता ही है आपको? X ही हो सकता है। ठीक है बेटा? अब BX2 एंड MgX2, ये BX2 और MgX2 क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं सब क्या हैं? आपके आयनिक हैं। लेकिन Mg में भी आपका MgF2 आपका आयनिक है। BX2 X सारे और MgX2 X सारे एक्सेप्ट फ्लोरीन, ये क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। और रिमेनिंग जितने भी बचे, कैल्शियम के जितने भी हैलाइड हुए सब आयनिक, बेरियम के जितने भी हुए सब आयनिक। क्लियर है बेटा तक? और जो कोवेलेंट है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट दिस। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? नेक्स्ट कहानी, फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मिल गई बेटा ये। फ्लोराइड जो होंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका मैग्नीशियम, हम बात करें यहाँ पर बेटा, हमने यहाँ लिखा कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये लेस सॉल्युबल होगा देन कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसकी आपकी बेटा यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो जनरली जो फ्लोराइड हैं वो कम सॉल्युबल हैं एज कंपेयर टू क्लोराइड। रीज़न क्या था? रीज़न था फ्लोराइड में छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखें आप, हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज दिस। तो देखो बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आपके हैलाइड्स होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बट जो आपके अल्कली मेटल थे उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था एक्सेप्ट लिथियम के। बात समझ में आ गई है तक? ये तो सुन लो ध्यान से, हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज MgCl2, CaCl2, BaCl2, SrCl2 cannot absorb moisture from air because they are already hydrated। अब सुन लो ध्यान से, इसको तुम रख दोगे पानी, अगर इसको मॉइस्चर में रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले से ही पानी है इसके पास, और कितना पानी लेगा ये? तो बात समझ में आ गई? पहले से ही ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर
हाइग्रोस्कोपिक वो होता है बेटा जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आ सकता है इस साल। हलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दे रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर टू प्रोड्यूस फ्यूम। अब फ्यूम किसकी होंगी ये भी पूछा जा सकता है। टू फ्यूम ऑफ एसिड लाइक HCl ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। सुन लो ध्यान से बेटा, बेरिलियम का कोई हलाइड है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दिख जाएगा आपको से। बेरिलियम का जो आपका हलाइड है वो क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, BeOH होल ट्वाइस बन गया यहाँ पर, और ये बन गया HCl, और ये आपकी फ्यूम्स होंगी, उड़ जाएगी ये। तो आपसे कहा जाए ये आपका मॉइस्चर में फ्यूम देता है। फ्यूम किसकी देता है, HCl की। क्यों देता है, क्योंकि ये आपका हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसमें क्या मिलती है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सारी बातें कनेक्ट करो, ये आपका फ्यूम देगा। फ्यूम किसकी देगा, HCl की देगा। क्यों देगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाइग्रोस्कोपिक होने से क्या हुआ, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका कहानी खत्म, यहाँ पर आपको फ्यूम मिल गया। अब BaCl2, क्या BaCl2 में भी ये होगा, क्या BaCl2 का भी हाइड्रोलिसिस होगा, जी नहीं। BaCl2 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, BaCl2, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें बताता हूँ। देखो BeCl2 में मैं अगर बात करता हूँ, BeCl2, ये आपका BeCl2 किससे बना हुआ है, ये आपका BeOH होल ट्वाइस, और ये बना है आपका HCl। BeCl2 क्या हो गया बेटा, ये हो गया वीक बेस, ये हो जाएगा आपका वीक बेस, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। हम जानते हैं कोई भी सॉल्ट अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बना है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। एक चीज वीक जरूर होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा आपका BaCl2, सुन लो ध्यान से, ये किससे बना है, ये बना है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये किससे बना है आपका, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई आयन स्ट्रॉन्ग से आती है, कोई आयन अगर स्ट्रॉन्ग से आती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस से आए या वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, तो उसका हाइड्रोलिसिस, बोलो ना, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसका भी आपका हाइड्रोलिसिस, इसका भी बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इनका होता क्या है, इनका होता है हाइड्रेशन। इनका क्या होता है बेटा, इनका हाइड्रेशन होता है। इनका क्या होता है आपका, हाइड्रेशन। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो कोई भी सॉल्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो उसका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी चीज वीक है, यहाँ पर वीक क्या था, यहाँ पर वीक था बेस, तो इसका क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस भी किसका होगा, इसकी कैटाइन का, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर बेटा ये लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3COONA, इधर देख लो, ये आपका सॉल्ट है, ये किससे आया है आपका वीक एसिड, और ये किससे आपका आया है स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड था बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग वाले का क्या होता है, हाइड्रेशन। स्ट्रॉन्ग वाले का होता है बेटा हाइड्रेशन, और वीक का क्या होता है आपका, हाइड्रोलिसिस। ये बात समझ में आ रही है आपके, वीक का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अब वीक क्या था यहाँ पर, एनाइन वीक था, तो इसको हम बोल देंगे एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका इसका तो आपका हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये क्या था, ये किसका बना हुआ था, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी सॉल्ट होगा बेटा, उसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा आपका, नहीं होगा। बात क्लियर हो गया तक ये। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम पूरा जो भी था वो हट गया, बट कोई नहीं। देखो बेटा ध्यान से, ये कहानी समझ में सबके आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बट कोई नहीं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं द एनहाइड्रस हलाइड बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। अगर आपको बेरिलियम की एनहाइड्रस हलाइड बनाना है तो वो किससे बनेगा। अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो बेटा ये एनसीईआरटी में भी है, देख लो, एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को
अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हीट कर देते तो क्या मिलेगा आपको BF2। बट ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है, याद रखना BeO प्लस अमोनिया प्लस HF। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अमोनियम फ्लोरोबेरेट। अमोनियम फ्लोरोबेरेट को जब हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, यहाँ बन जाएगा बेरिलियम फ्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्योरली ये एनहाइड्रस बनेगा। ऐसे ही अगर आपको एनहाइड्रस BeCl2 बनाना है तो वो कैसे बनेगा, BeO कार्बन Cl2। याद कर लेना, NCERT की रिएक्शन है। BeO प्लस CCl4 क्या बन जाएगा, BeCl2 प्लस CO2। तो एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड ये था। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनहाइड्रस BeCl2 इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड। ये पॉलीमेरिक सॉलिड है। पॉलीमेरिक सॉलिड का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि BeCl2 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है तो सुन लो ध्यान से। BeCl2 सॉलिड आपका एग्जिस्ट करता है ऐसे, कैसे बेटा, पॉलीमेरिक फॉर्म में। BeCl2 कैसे एग्जिस्ट करेगा बेटा, ये एग्जिस्ट करेगा आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये पॉलीमर बनाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये क्या करेगा, पॉलीमर बना लेगा यहाँ पर। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, नीट का क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है कुछ भी इससे रिलेटेड। अगर BeCl2 सॉलिड दे दिया गया और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब ये जो ब्रिज वाले हैं, ब्रिज Cl, ये बनाना बॉन्ड है, जल्दी बोलो क्या ये बनाना बॉन्ड है, जी नहीं। बनाना बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बनाता है सिर्फ, ये बनाना बॉन्ड नहीं है, ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो याद रखना, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है, जो Cl ब्रिज की फॉर्म में है, वो बनाना बॉन्ड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बात क्लियर हो गई। अब ये क्या था आपका, ये सॉलिड था, सॉलिड था, और कैसा था, ये पॉलीमर, पॉलीमर। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात। तुमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। जब तुम इसको हीट कर दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर बन जाएगा बेटा डाइमर। यहाँ क्या बन गया, ये हो जाएगा डाइमर, ये बन गया आपका डाइमर। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है आपका, sp2। तो याद रखना BeCl2 जब डाइमर होगा, ये क्या था आपका डाइमर, जब BeCl2 डाइमर की फॉर्म में होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये बात क्लियर हो गई सबके, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये कैसा होगा आपका, वेपर। तो ये बात आप याद रखें, जब सॉलिड फॉर्म में था तो क्या था, sp3, और जब वेपर फॉर्म में था तो क्या था, वेपर फॉर्म में था आपका sp2। आपने क्या करा, इसको और हीट कर दिया। जब और हीट करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ClCl। अब ये बन गया मोनोमर, सुन लो ध्यान से, क्या बन गया, ये मोनोमर। और मोनोमर में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp। तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि BeCl2 जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना था आपका, sp3 था। जब वेपर फॉर्म में होगा तो sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है। ये भी क्या था, वेपर। आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो ये क्लियर हो गया तक बात। तो वेपर फॉर्म में sp2 मत लगा देना, वेपर फॉर्म में sp मत लगा देना, दोनों होगा, वेपर फॉर्म में sp2 भी होगा और sp भी होगा। और इसमें आपका ये हो गया, क्लियर हो गया तक बात। बस थोड़ी देर और 2 मिनट या 5 मिनट देखो ध्यान से। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट व्हेन ट्रीटेड विद HX गिव मेटल हलाइड। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑक्साइड है, डायरेक्ट ऑक्साइड लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, Na2O ऑक्साइड लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ। हम जानते